जिस तरह से पाकिस्तान ने सरक्रीक से सटे इलाकों में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वो उसकी नीयत बताता है। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बातें भुज एयरबेस पर मौजूद जवानों से कही। 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने शस्त्र पूजा की। इस दौरान उन्होंने सरक्रीक का जिक्र किया। सरक्रीक खारे पानी का एक दलदली इलाका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद जो चल रहा है गुजरात में, उसका एक कारण बना हुआ है। ऐसी सरहद है जहां जमीन का हिस्सा दिन में 2 बार पानी के नीचे जाता है। तैरती हुई चौकियां यहाँ हैं, पानी में ही रहती हैं। जवान नावों से इन चौकियों तक पहुंचते हैं, इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं। क्यों आज तक सरक्रीक का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच सुलझ नहीं सका और अचानक भारत की ओर से पाकिस्तान को चेतावनी क्यों दी गई? इन्हीं 2 सवालों के जवाब आज के एपिसोड में हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा डेली शो राजदूत देख रहे हैं। भुज मिलिट्री एयरबेस में जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत कई बार बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर चुका है इस विवाद को, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। साथ ही ये भी कहा कि 1965 की जंग में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखा चुकी है। आज पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने का रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। सरक्रीक करीब 96 किलोमीटर लंबी एस्ट्यूरी है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गुजरात के दलदली इलाके में फैली हुई है। आसान भाषा में एस्ट्यूरी का मतलब होता है नदी का वो आखिरी हिस्सा जो समंदर में जाकर मिलता है। यही सरक्रीक अरब सागर में जाकर गिरती है आगे और भारत के गुजरात सूबे को पाकिस्तान के सिंध से अलग भी करती है। अब बात तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के इलाके की हो रही है, तो फिर इस इलाके का नाम सरक्रीक कैसे पड़ा? तो सीन ये है कि पहले इसे बाणगंगा कहा जाता था। बाद में नाम पड़ा ब्रिटिश अधिकारी सरक्रीक के नाम पर, जिन्होंने आज़ादी से पहले कच्छ और सिंध के राजाओं के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश की थी। साल 1908 में गुजरात के कच्छ और सिंध के शासकों के बीच इसी इलाके को लेकर विवाद हुआ था। बात शुरू हुई थी इस इलाके में बनाए गए एक लकड़ी के ढेर से कि किसका है, लेकिन बढ़ते बढ़ते बढ़ गई बात। तब इसे सुलझाने के लिए बॉम्बे सरकार ने इंटरवीन भी किया। इसके बाद 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इस पूरे इलाके का सर्वे करवाया। 1914 में एक रेजोल्यूशन निकाला। उसमें लिखा कि बॉर्डर क्रीक के पूर्वी किनारे पर है, यानी पूरा क्रीक सिंध में है। लेकिन दूसरी लाइन में थैलविक प्रिंसिपल का जिक्र भी था। थैलविक प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई वाटरवे जैसे नदी या नहर 2 देशों के बीच की सीमा बनती है तो वास्तविक सीमा, अब भाई नदी तो बहुत चौड़ी हो सकती है, तो वहां सीमा कहाँ है? वास्तविक सीमा नदी के सबसे गहरे हिस्से से गुजरेगी। आसान भाषा में पानी के सबसे गहरे बहाव से जो लाइन बनेगी वही दोनों देशों के बीच की असली सीमा मानी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों पार्टीज को नेविगेट करने के लिए, मतलब नाव वगैरह चलाने के लिए पर्याप्त चैनल मिले। गहराई होगी तभी तो नाव चलेगी, इसलिए गहराई को बराबर बांटा जाएगा। ज्योग्राफिकर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने 19वीं सदी की शुरुआत में थैलविक प्रिंसिपल की बात की थी। बाद में ये इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बना। इस हिसाब से झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन झगड़ा है क्योंकि दोनों पार्टीज अलग अलग सिद्धांतों पर चल रही हैं। भारत कहता है कि क्रीक नेविगेबल है, इसलिए थैलविक प्रिंसिपल लगेगा, यानी बॉर्डर वहां होगी जहां क्रीक का पानी सबसे गहरा है। कमोबेश जगह क्रीक के बीच में पड़ेगी। साथ ही साथ उस वक्त जब रेजोल्यूशन लाया भी गया था कि ईस्ट में होगा, तब ये पूरा ही इलाका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। ऐसे में ये कहना कि ये इलाका अब सिंध का हो जाएगा गलत है। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि सरक्रीक नॉन नेविगेबल है, उसमें नाव नहीं चल सकती, इसलिए यहाँ थैलविक प्रिंसिपल लगेगा ही नहीं। फिर 1914 का रेजोल्यूशन उनके हक में है, ऐसे में पूरा क्रीक उनका हुआ। यही कंफ्यूजन आज तक चला रहा है। 1914 के रेजोल्यूशन के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा का विवाद फिर उठा। तब इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में गया, 2 मसले गए, रन ऑफ कच्छ का बॉर्डर कहां होगा और सरक्रीक में बॉर्डर कहां होगी। पाकिस्तान ने दावा किया कि रण का आधा हिस्सा जो 24th पैरेलल नॉर्थ पर है पाकिस्तान का है, वहां सीमा होगी।
अब इसको समझना कैसे? हमारी पृथ्वी को एक इमेजिनरी लाइन दो बराबर हिस्सों में बांटती है, हम उसे इक्वेटर कह देते हैं। उसको आप मानिए 0 डिग्री। अब हम उस 0 डिग्री से ऊपर 24 डिग्री की दूरी पर एक सीधी लाइन अगर खींचें धरती पे, तो यही 24th पैरेलल नॉर्थ हुआ। पाकिस्तान का कहना था कि सीमा इस 24 डिग्री नॉर्थ पर होनी चाहिए, मतलब 24th पैरेलल को बॉर्डर माना जाए और उसके ऊपर का हिस्सा जो रन ऑफ कच्छ का आधा हिस्सा है वो पाकिस्तान का। लेकिन भारत ने कहा कि बॉर्डर रन के उत्तरी किनारे पर पड़ेगी। इस झगड़े को सुलझाने के लिए मसला फिर अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में गया, जैसे हमने आपको बताया, जिसे इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री केस ट्रिब्यूनल कहा गया। ट्रिब्यूनल ने 19 फरवरी 1968 को फैसला सुनाया। इसमें भारत के दावे का 90% हिस्सा सही मान लिया गया, यानी कच्छ के रण का ज्यादातर हिस्सा भारत को मिला। पाकिस्तान को रण के कुछ छोटे छोटे हिस्से दिए गए। ट्रिब्यूनल में दोनों देशों ने सहमति दी थी कि विवाद सिर्फ रण की उत्तरी सीमा पर ही फोकस रहेगा। इसलिए सर क्रीक, जो कि रण के दक्षिण में है, इस फैसले में शामिल नहीं हुई, डिस्कस नहीं की गई, अनसुलझी रह गई। क्रीक की सीमा पर किसी तरह का कोई रेजोल्यूशन तब नहीं हो पाया। अब क्या मसला है? दोनों देश सीमा पर सहमत तो नहीं है। इससे अरब सागर में एक बड़ा इलाका विवादित हो गया। कैसे? हम क्रीक की बात कर रहे हैं तो सागर कैसे विवादित? बात यह है कि अगर कोई एक देश दूसरे के दावे को मान ले तो उसे अपना EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन गंवाना पड़ सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी समंदर का वो हिस्सा जो किसी देश के अधिकार में होता है, पूरी तरह उसका नहीं होता लेकिन खनिज निकाल सकता है। आमतौर पर यह जोन समंदर के तट से 200 समुद्री मील यानी लगभग 370 किलोमीटर तक फैला होता है। इस इलाके में जो भी कंसर्न कंट्री है मछली पकड़ सकती है, तेल गैस खनिज जो निकलेगा उसके होंगे। लेकिन इस क्षेत्र के ऊपर से, पानी के ऊपर से दूसरे देशों के जहाज भी गुजर सकते हैं। आर्थिक और सामरिक लिहाज से बहुत मायने रखता है और क्रीक के आसपास के पानी और समंदर के नीचे खनिज मिलते हैं तो स्टेक्स बहुत बढ़ जाएंगे। जो देश सर क्रीक पर कंट्रोल करेगा वो समंदर में 200 नॉटिकल मील तक फैले जोन की सीमा भी तय कर लेगा। तेल गैस के अलावा सर क्रीक में ढेर सारी मछलियां हैं। गुजरात और सिंध के हजारों मछुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए यहीं से मछली पकड़ते हैं, लेकिन सीमा क्लियर न होने की वजह से गलती से दूसरे के इलाके में भी चले जाते हैं। तेज हवाएं छोटी नावों को पुश कर देती हैं, वो सीमा में नहीं रह पाती। ऐसे में मछुआरे अनजाने में दूसरी तरफ चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं। 2015 में पाकिस्तान ने 113 भारतीय मछुआरों को छोड़ा, लेकिन 217 अभी भी उसकी जेलों में हैं। भारत में भी 81 पाकिस्तानी मछुआरे बंद हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत है, ये दिक्कत है पाकिस्तान का LBOD कनाल। ये कनाल सर क्रीक में खारा और फैक्ट्रियों का गंदा पानी डंप करता है। भारत कहता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन है और इससे पाकिस्तान को फायदा है कि वो इस झगड़े को सुलझने ही न दे। इसके अलावा सर क्रीक का इलाका 1999 का जो अटलांटिक इंसिडेंट था उसका भी गवाह रहा है। 10 अगस्त 1999 को इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी नेवी के एक जासूसी जहाज को गिरा दिया था। रिकॉनेसेंस और पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए हमने जासूसी कहा। ये था ब्रिगवेट अटलांटिक। पाकिस्तान का कहना है कि ये जासूसी विमान नहीं था, ट्रेनिंग मिशन था। जब ये घटना हुई तब अटलांटिक था कहाँ, इसे लेकर इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल क्लियर है। एयरफोर्स का कहना है कि स्क्वाड्रन लीडर PK बुंदेला ने पाकिस्तानी अटलांटिक को मौका दिया था। अटलांटिक भारत की सीमा में एक से ज़्यादा बार घुसा था और ऐसे में उसे बुंदेला का जो इंस्ट्रक्शन था उसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन अटलांटिक ने बचकर निकलने की कोशिश की। ऐसे में उनके पास में एक ही चारा था कि वो दुश्मन को शूट करें और उन्होंने यही किया। ग्राउंड कंट्रोल से अप्रूव भी किया गया था किल। अटलांटिक में सवार 16 पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए। विमान का मलबा पाकिस्तान में गिरा और पाकिस्तान कई डिप्लोमेट्स को मलबा दिखाने के लिए मिलेगा कि देखिए उन्होंने हमारी बॉर्डर में गिरा दिया। जो डिप्लोमेट्स और डिफेंस अटैचेस लेकिन ले जाए गए थे वहाँ पे, उन्होंने भी डेब्री फील्ड को देख करके कहा कि मलबा भले पाकिस्तान में गिरा हो लेकिन जहाज हिंदुस्तान की सीमा में घुसा होगा। कारगिल की लड़ाई 2 ही महीने पहले हुई थी। ऐसे में नालिया एयरफोर्स स्टेशन जहाँ से स्क्वाड्रन लीडर बुंदेला और उनके विंगमैन ने टेक ऑफ किया था, हाई अलर्ट पे ही था, उनको स्क्रैम्बल किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपनी मरीन यूनिट्स तैनात की। 1999 में ही पाकिस्तानी मरीन्स ने गलती से MiG-21 पर मिसाइल दाग दी, इंडियन एयरफोर्स के ही, जो निशाना चूकी। साथ ही इस इलाके में और मरीन बटालियन और स्नाइपर रे की यूनिट्स भी भेजी गई।
इसके अलावा 2008 के मुंबई हमले में जो आतंकवादी हमला किया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तानी स्टेट की शह पे, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने सरक्रीक के पास से ही कुबेर नाम की भारतीय नाव को हाईजैक किया था। सीमा यहाँ क्लियर नहीं है, दलदली इलाके में फेंस नहीं लग सकती, नहीं चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात हो सकते हैं, बीएसएफ है वहां पे, तो आतंकवादियों को कभी कभी आसानी हो जाती है घुसपैठ करने में। आतंकवाद और मिलिट्री प्रेजेंस के अलावा ये रास्ता ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी मशहूर है। ड्रग माफिया इस इलाके का फायदा उठाते हैं क्योंकि ना भारत ना पाकिस्तान का इस इलाके पर पूरा कंट्रोल है, हो भी नहीं सकता है, कुदरती चैलेंजेस हैं। 2015 में एक पाकिस्तानी नाव के जलने की खबर आई थी जिसे पाकिस्तान ने पहले आतंकवादी मिशन बताया था, लेकिन बाद में ड्रग तस्करी का शक हुआ। इस सब के बाद अब 2019 से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने सरक्रीक में तेजी से अपनी फौज बढ़ाई है और भारत ने भी फटाफट जवाबी तैनाती की है। ये घटना उस समय हुई जब नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान का आतंकवादी ग्रुप जैश ए मोहम्मद अपने लोगों को पानी के नीचे हमला करने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, केरला तक। 1999 के अटलांटिक इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान ने अपनी 31वीं क्रीक बटालियन को यहाँ तैनात किया था, जो हाजी मोरो जट क्रीक से लेकर कराची के कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट तक का इलाका देखती है। 2019 में पाकिस्तान ने 32वीं क्रीक बटालियन को भी यहाँ तैनात किया। इसमें इन्फेंट्री और एम्फीबियस बटालियन शामिल है, एलिमेंट्स हैं। बीते दिनों खबरें आई कि पाकिस्तान यहाँ तैनाती और इंफ्रा और बढ़ा रहा है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने इसे लेकर बयान दिया। क्रीक को लेकर भारत पाकिस्तान की बातचीत 1969 से चल रही है, लेकिन कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। 1997 से 2012 तक भारत पाकिस्तान के बीच 12 राउंड की बातचीत हो चुकी। पॉलिसी मेकर्स इसे लो हैंगिंग फ्रूट भी मानते हैं, जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा। भारत सरक्रीक विवाद में तीसरे पक्ष को मीडिएटर भी नहीं बनाना चाहता, लेकिन इन्वायरमेंट के मुद्दे के जरिए हल ढूंढा जा सकता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। सरक्रीक का इलाका दलदली है, पानी और ज़मीन का ऐसा इलाका है जहां पक्षी, मछली और कई तरह के जानवर रहते हैं। बहुत सारी रेयर और एंडेंजर्ड प्रजातियां भी हैं, इसीलिए इसे रामसार वेटलैंड्स के तहत एक सुरक्षित इलाका भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह के कई उपाय सामने रखे गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसी नोट पर राजदूत के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। सिरिया ने लिखा और अभिषेक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।